इमेजिन करिए कि आप सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि अपने बच्चों के ड्रीम्स को भी पूरा कर पाए। ये सिर्फ सुनने में इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग लग रहा है और इतनी ज़्यादा प्राउड फीलिंग दे रहा है, बट सोचिए, अगर ये सच में ऐसा पॉसिबल हो पाए तो आपको कैसा लगेगा। अगर आप भी चाहते हैं कि ये सच में ऐसा पॉसिबल हो पाए तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बात करूंगा जो सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपके बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। और ये स्कीम स्पेशली उन लोगों के लिए है जो इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं बट ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे एवरीवन, माय नेम इज कार्तिक एंड यू आर वाचिंग वेल्दी पेरेंटहुड बाय कार्तिक। तो आज इस वीडियो में मैं जो स्कीम्स के बारे में बात करूंगा उनमें मेजरली 6 पॉइंट्स को कवर करूंगा। नंबर 1, उसमें मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, यानी कि आप कितने कम अमाउंट से और कितना ज़्यादा अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। नंबर 2, उसमें आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा। नंबर 3, उस इन्वेस्टमेंट का मैच्योरिटी या फिर लॉक इन पीरियड कितना है, यानी कि आप कितने टाइम तक आपको उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा और उससे पहले आप अपना पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। नंबर 4, उस स्कीम में प्री मैच्योर विड्रॉल की क्या कंडीशन है, यानी कि अगर आपको पहले कभी पैसे की ज़रूरत पड़े इन केस ऑफ इमरजेंसी तो आप उस स्कीम में से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं या नहीं। अगर कर सकते हैं तो कितना कर सकते हैं और उसकी क्या क्या कंडीशंस है। नंबर 5, इस स्कीम में इन्वेस्ट करके आप कौन कौन से टैक्स बेनिफिट्स ले सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट नंबर 6, ये स्कीम किसके लिए सूटेबल है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मोस्ट फेमस स्कीम के बारे में जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। इस स्कीम में जो आपका मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट होता है वो है 250 रुपीज़ और जो आप मैक्सिमम एक फाइनेंशियल ईयर में इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं वो होता है 1.5 लाख रुपए। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट इसके इंटरेस्ट रेट चेंज करती रहती है, बट प्रेजेंटली जो इंटरेस्ट रेट आपको इसमें देखने को मिलता है वो है 8% पर एनम। तो इस स्कीम को गवर्नमेंट ने 2015 में लॉन्च किया था एज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इनिशिएटिव बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन। एंड एज द नेम सजेस्ट, ये स्कीम स्पेशली एक गर्ल चाइल्ड के लिए है ताकि उसके मैरिज या एजुकेशन एक्सपेंसेस कवर हो सके। तो इस स्कीम का जो मेच्योरिटी पीरियड है वो है 21 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग, यानी कि आप जब भी स्कीम में अपना पैसा डिपॉजिट करना स्टार्ट करते हैं उससे 21 ईयर्स के बाद ही आप इसमें से अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं टुवर्ड्स योर चाइल्ड मैरिज और एजुकेशन। तो आपकी गर्ल चाइल्ड के पैदा होने से लेकर 10 ईयर्स की उसकी एज तक आप इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। एंड जब आप उसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे तो 21 ईयर से पहले आप उसमें से पैसा अपना विड्रॉ नहीं कर पाओगे। तो इस स्कीम में प्री मैच्योर विड्रॉल जो है वो मोस्टली 2 ही केसेस में आपको अलाउड होगा। पहला, आपकी डॉटर के एजुकेशन एक्सपेंसेस के लिए, प्रोवाइडेड वो 18 ईयर्स की हो गई हो या फिर उसने 10 स्टैंडर्ड पास कर लिया हो। बट इस केस में भी आपको मैक्सिमम 50% ही अमाउंट विड्रॉ करने का मौका मिलेगा, उससे ज़्यादा आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे। एंड दूसरा, आपकी बेटी की शादी के एक्सपेंसेस के लिए, प्रोवाइडेड वो 18 ईयर्स की हो गई हो। तो इस स्कीम में अकाउंट ओपन होने के बाद 15 साल तक आपको रेगुलरली हर साल इसमें पैसे डिपॉजिट करने हैं और 21 ईयर्स के बाद ही आप इसमें से पैसे विड्रॉ कर सकेंगे। अब हम बात करते हैं इसके टैक्स बेनिफिट्स के बारे में। सो अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हो तो अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट you can claim a deduction of maximum 1.5 लाख रुपीज इन अ फाइनेंशियल ईयर। ये 1.5 लाख का मैक्सिमम एग्जेम्पशन है अंडर सेक्शन 80C। हो सकता है आप कोई और स्कीम में इन्वेस्टेड हो जिसमें आप वहाँ पे भी सेक्शन 80C के अंडर टैक्स डिडक्शन लेते हो, तो मान लीजिए उसमें आप 50,000 रुपये टैक्स डिडक्शन ले रहे हो तो मैक्सिमम इसमें यहाँ पे बैलेंस 1 लाख ही आप टैक्स डिडक्शन ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि 1.5 लाख वहाँ ले लिया 1.5 लाख यहाँ ले लिया, बिकॉज अंडर सेक्शन 80C मैक्सिमम जो आपको टैक्स डिडक्शन अलाउड होता है वो होता है 1.5 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। एंड इसमें सबसे अच्छा टैक्स बेनिफिट ये है कि 21 ईयर्स के बाद जो आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट अमाउंट वो कंप्लीटली टैक्स फ्री होगा। तो आप लॉन्ग टर्म में तो इन्वेस्टेड रह ही सकेंगे, साथ ही साथ जो आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा उसमें भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं ये स्कीम किसके लिए यूजफुल है। सो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड एज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इनिशिएटिव बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन। तो ये स्कीम स्पेशली एक गर्ल चाइल्ड के लिए बनाई गई है ताकि उसके मैरिज और एजुकेशन एक्सपेंसेस कवर हो सके। सो ऐसे पेरेंट्स जो अपनी गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन और उसके मैरिज एक्सपेंसेस के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो इसमें इन्वेस्टमेंट जरूर करें। एंड मैं भी पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप इस स्कीम में डेफिनेटली इन्वेस्ट करें एज पार्ट ऑफ द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन। तो हम अब आते हैं अपनी दूसरी फेमस स्कीम के ऊपर जिसका नाम है PPF यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड।
तो इस स्कीम के अंडर आप मिनिमम डिपॉजिट 500 रुपीज़ एंड मैक्सिमम डिपॉजिट जो है आपका वो 1.5 लाख रुपीज़ हो सकता है इन अ फाइनेंशियल ईयर। वही अगर हम बात करें इंटरेस्ट रेट की, तो इस स्कीम के भी टाइम टू टाइम इंटरेस्ट रेट चेंज होते रहते हैं, बट एट प्रेजेंट जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा है स्कीम के ऊपर वो है 7.1% पर एनम। तो इस स्कीम का जो लॉक इन पीरियड है वो है 15 साल, यानी कि आज अगर आप इस स्कीम में डिपॉजिट करना स्टार्ट करते हैं तो कम से कम 15 साल तक आपको इसमें इन्वेस्टेड रहना है और हर साल एक मिनिमम अमाउंट ज़रूर इन्वेस्ट करना है इस अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए, और 15 साल के बाद ही आप इसमें अपना जो भी अमाउंट होगा अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट वो विड्रॉ कर सकेंगे। तो अब बात करते हैं इसके प्री मैच्योर विड्रॉल कंडीशंस के बारे में। तो मान लीजिए 15 साल से पहले आपको कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ गई, तो कम से कम 6 साल जब आपके स्कीम में पूरे हो जाएंगे तो पार्शियल अमाउंट आप इसमें से विड्रॉ कर सकते हैं सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस। वही स्कीम के 3rd और 6th ईयर के बीच में आपका जो भी अमाउंट इकट्ठा हुआ होगा आपको उस पर 25% तक का लोन भी मिल सकता है फॉर अ मैक्सिमम टेन्योर ऑफ 36 मंथ्स, और वो भी बहुत कम इंटरेस्ट रेट्स पे। अब हम बात करते हैं टैक्स बेनिफिट्स की, तो इसमें भी अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट आप मैक्सिमम 1.5 लाख का डिडक्शन ले सकते हैं इन अ फाइनेंशियल ईयर, और इसमें भी जो आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट वो कम्प्लीटली टैक्स फ्री होगा। तो अब हम बात करते हैं स्कीम किसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ये स्कीम खासकर उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इन्वेस्टेड रह सकते हैं, और साथ ही साथ जिन लोगों की सैलरी मैं समझता हूँ 8-10 लाख या उससे ज़्यादा है तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ताकि वो उसमें टैक्स डिडक्शन ले सके 1.5 लाख का इन अ फाइनेंशियल ईयर। जो भी यंग पेरेंट्स एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देख रहे हैं और साथ ही साथ टैक्स बेनिफिट्स भी लेना चाहते हैं तो वो इस स्कीम में ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट गवर्नमेंट स्कीम के बारे में जिसका नाम है EPF या फिर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सेविंग स्कीम्स एंड आई एम श्योर आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों को इसके बारे में ऑलरेडी पता होगा, या आप में से काफ़ी सारे लोग खासकर जो सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं इसमें ऑलरेडी एनरोल्ड होंगे। एंड मैं अगर पर्सनली बात करूँ तो इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट स्कीम्स बिकॉज आप इसमें छोटे अमाउंट कंट्रीब्यूट करके हर मंथ एक बहुत बड़ा अमाउंट अक्यूमुलेट कर सकते हो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो अब बात करते हैं आपका इसमें कंट्रीब्यूशन कितना होता है, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम अमाउंट आप इसमें कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो EPF में बेसिकली 2 कंट्रीब्यूशन होते हैं, एक होता है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एंड दूसरा होता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, बिकॉज ये स्कीम खासकर उन लोगों के लिए है जो सैलरीड है। तो जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है टुवर्ड्स योर EPF अकाउंट वो होता है 12% ऑफ योर बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। तो यानी कि आपको जो मंथली बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस मिलता होगा उसका 12% कंट्रीब्यूशन जाएगा आपके साइड से टुवर्ड्स योर EPF अकाउंट। तो अगर हम बात करें एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन की, एम्प्लॉयर यानी कि आप जिस कंपनी में काम करते हैं तो वो एम्प्लॉयर कहलाएगा, वो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी इसमें 12% ऑफ योर बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस रहेगा, बट इट इज सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 15,000 रुपीज ऑफ योर बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। अब ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है सुनने में, बट इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लीजिए आपकी मंथली बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस जो है आपका वो है 15,000 रुपये। तो 15,000 पे जो आपका यानी कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होगा वो हो गया 1,800 रुपये। तो 1,800 रुपये जो है वो आपके शेयर यानी कि आपकी सैलरी में से 1,800 रुपये जाएंगे टुवर्ड्स योर EPF अकाउंट। तो जब हम बात करते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की, तो ये जो 12% होता है ये भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो इस 12% में से 3.67% जाता है टुवर्ड्स योर EPF अकाउंट एंड बाकी का 8.33% जाता है टुवर्ड्स योर EPS अकाउंट। EPS अकाउंट यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। तो अगर हम बात करें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की, तो मान लीजिए अगर आपकी सैलरी 15,000 या उससे कम है तो उस केस में आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है कि यू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स योर EPF अकाउंट एंड ऑल्सो इट बिकम्स कंपलसरी फॉर योर एम्प्लॉयर टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स योर EPF एज वेल एज EPS अकाउंट। वहीं आपकी सैलरी अगर 15,000 से ज़्यादा है तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको अपने EPF अकाउंट में कंट्रीब्यूट करना है, बट अगर मेरी राय माने तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि आप अपने EPF में तो ज़रूर कंट्रीब्यूट करें इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर सैलरी, बिकॉज एक लॉन्ग रन में आप छोटे से अमाउंट से कंट्रीब्यूट करके एक लमसम अमाउंट जो आपके पास जनरेट होता है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंड मेरे हिसाब से आपको ज़रूर कंट्रीब्यूट करना चाहिए टुवर्ड्स योर EPF अकाउंट। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। तो करंट इंटरेस्ट रेट जो इस समय EPF अकाउंट पे आपको देखने को मिलता है वो है 8.15%। ये भी टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। अब बात करते हैं इसके मैच्योरिटी या फिर लॉक इन पीरियड के बारे में। EPF में एज सच कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता, बट ये मोस्टली डिपेंड करता है आपकी जॉब पे कि आपने इस बीच में कोई जॉब चेंज करी या नहीं, या आप उस पीरियड में अनएम्प्लॉयड रहे या नहीं, बिकॉज मोस्टली लोग EPF में अपनी रिटायरमेंट एज तक के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं। और इस लॉक इन पीरियड को हमें बेटर समझने के लिए पहले समझना जरूरी है कि इसके प्री मैच्योर विड्रॉल कंडीशन क्या है।
तो ईपीएफ का पैसा आप मेजरली दो केसेस में विड्रॉ कर सकते हो। पहला, आपने जॉब छोड़ दी हो या उस पीरियड में आप अनएम्प्लॉयड रहे हो। दूसरा, आपको कुछ मेजर चीज़ के लिए उस पैसों की ज़रूरत पड़े, जैसे कि आपको घर बनाना हो या फिर अपना लोन रिपे करना हो या फिर आपके पास कोई हेल्थ इमरजेंसी आ जाए, तो इस केस में आप पार्शली पैसे विड्रॉ कर सकते हो अपनी ईपीएफ अकाउंट से। तो अगर हम बात करें पहले केस की, जो कि है आपके अनएम्प्लॉयमेंट पीरियड की, तो इस केस में अगर आप एक मंथ तक अनएम्प्लॉयड रहते हो तो आप अपने ईपीएफ में से 75% तक का अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। एंड यही अगर आपकी जॉब नहीं लगती और आप 2 मंथ तक अनएम्प्लॉयड रहते हो तो आपके पास चॉइस है कि आप बैलेंस 25% भी उसमें से विड्रॉ कर सकते हो। एंड अगर हम बात करें दूसरे केस की, यानी कि आपकी इमरजेंसीज के लिए, जैसे आपको घर बनाना हो या हेल्थ इमरजेंसीज में, तो उस केस में भी आप इसमें से पार्शली विड्रॉ कर सकते हो सब्जेक्ट टू डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस हर केस के लिए अलग अलग हैं और आप इनसे रिलेटेड सारी डिटेल्स ऑनलाइन भी इजीली चेक कर सकते हो। तो आइए इसके टैक्स बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो भी लोग अपना ईपीएफ में पैसा डिपॉजिट करते हैं मंथली बेसिस पे, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, तो वो लोग अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट मैक्सिमम 1.5 लाख तक का साल में एग्जेम्प्ट ले सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि अगर आप इसमें मिनिमम 5 साल तक या उससे ज़्यादा इन्वेस्टेड रहेंगे तो आपका जो विड्रॉल अमाउंट होगा तो वो भी कम्प्लीटली टैक्स फ्री होगा। तो अब बात करते हैं ये स्कीम किसके लिए बेनिफिशियल है। तो ये स्कीम मोस्टली उन लोगों के लिए बनाई गई है जिनकी बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस जो है मंथली वो 15,000 या उससे कम है। बट मैं यही रिकमेंड करूंगा कि चाहे आपकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा ही क्यों ना हो, आप इस ईपीएफ में ज़रूर इन्वेस्ट करें। बिकॉज आप ये छोटा छोटा अमाउंट जो इन्वेस्ट करेंगे लॉन्ग पीरियड के लिए, तो ये आपको बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट दे सकता है। और बहुत से ऐसे लोग होंगे जो जॉब में नहीं होंगे या फिर अपना बिजनेस कर रहे होंगे। तो जो लोग भी बिजनेस कर रहे होंगे, ज़्यादातर लोग अपनी कंपनी से एक फिक्स सैलरी विड्रॉ करते होंगे। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा आप लोगों को भी कि आप जो सैलरी विड्रॉ करते हैं उसमें से भी अपना ईपीएफ कंट्रीब्यूशन ज़रूर दें, ताकि आप ये छोटा छोटा जो अमाउंट डिपॉजिट करेंगे अपने ईपीएफ अकाउंट में, बाद में यही जाके इसका आपको एक लमसम बेनिफिट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट स्कीम के बारे में, जिसका नाम है एनएससी या फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो इसमें मिनिमम आप 1,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो और इसमें कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, आप कितने भी अमाउंट का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मोस्टली हर क्वार्टर में रिवाइज होता है, बट जो करंट क्वार्टर में इसका इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो है 7.7% पर एनम। तो अब बात करते हैं इसके मैच्योरिटी या फिर लॉक इन पीरियड के बारे में। तो पहले तो इस स्कीम में 2 लॉक इन पीरियड्स होते थे, एक 5 साल का और दूसरा 10 साल का। बट 10 साल वाला लॉक इन पीरियड अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है और अब सिर्फ 5 साल का लॉक इन पीरियड इसमें हमें देखने को मिलता है। तो मिनिमम 5 साल के लिए आपको इसमें इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। तो इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए आप किसी भी रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफिस पे जा सकते हैं एंड वहां से अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो अब आते हैं इसके टैक्स बेनिफिट्स पे। सो अगेन अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट आप 1.5 लाख तक का एग्जेम्प्ट ले सकते हैं अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं इन अ फाइनेंशियल ईयर। बट जो इसका मैच्योरिटी अमाउंट होगा और उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा, उस इंटरेस्ट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, वो टैक्स फ्री नहीं होगा। तो एनएससी में जो भी मेंबर पैसे डिपॉजिट करेगा वो 5 साल से पहले उसको विड्रॉ नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस उस मेंबर की डेथ हो जाती है। उसी केस में उसकी फैमिली को वो पैसे मिल पाएंगे। तो ये स्कीम किसके लिए बेनिफिशियल है? तो ये जो स्कीम है मोस्टली लो टू मीडियम इनकम ग्रुप्स वालों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। एंड साथ ही साथ जो आपका मैच्योरिटी अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है आपको, उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ता है एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब। तो ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जिनकी इनकम लो टू मीडियम रेंज में आती है। अब बात करते हैं हमारी आखिरी स्कीम, जो कि है ELSS यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये कोई गवर्नमेंट स्कीम तो है नहीं, फिर इसके बारे में मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बारे में डिस्कस करने का एक सबसे बड़ा रीज़न यही है कि ये एक ऐसी इकलौती म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट देखने को मिलता है। यानी कि अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट आप मैक्सिमम 1.5 लाख तक का एक फाइनेंशियल ईयर में एग्जेम्प्ट ले सकते हैं अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो। इसीलिए ये स्कीम टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स के भी नाम से जानी जाती है, बिकॉज ये इकलौती ऐसी स्कीम है म्यूचुअल फंड्स के अंदर जिसमें आप टैक्स बेनिफिट्स ले सकते हो। अब बात करते हैं इसके इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया, ये टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स हैं इन विच मेजॉरिटी ऑफ द फंड्स आर इन्वेस्टेड इन इक्विटी स्कीम्स। इक्विटी स्कीम्स जो होती हैं वो स्टॉक रिलेटेड होती हैं जो मार्केट पर डिपेंड करती हैं। तो मार्केट ऊपर भी जा सकता है एंड नीचे भी आ सकता है, तो ये कंप्लीटली रिस्क फ्री नहीं होती। बट अगर हम इसके पास्ट एवरेज रिटर्न्स के बारे में बात करें मोस्ट ऑफ द केसेस में, तो जनरली 10 से 15% का रिटर्न आपको इसमें देखने को मिल जाता है। बट अगेन इट डिपेंड्स आप कौन सा फंड चूज करते हो। तो इसका जो लॉक इन पीरियड होता है वो होता है 3 साल का, और 3 साल को हम लॉन्ग टर्म मानेंगे फ्रॉम द टैक्स पर्सपेक्टिव।
बिकॉज इसमें आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है जो होता है 10% का। वहीं अगर इसका लॉक इन पीरियड 1 साल या उससे कम होता तो इसमें 30% आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता। तो इसीलिए ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से फिर भी ठीक इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 10% कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। एंड इसके मेचोरिटी अमाउंट पे आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। इनफैक्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा जो कि होगा 10%। तो अब बात करते हैं ये स्कीम किसके लिए बेनिफिशियल है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये स्कीम उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जो एक तो सैलरीड हैं, ताकि वो लोग सेक्शन 80C के अंडर एग्जेम्पशन ले सके अपना 1.5 लाख तक का। और दूसरा उन लोगों के लिए जिनकी एज अभी कम है, बिकॉज आपकी जितनी एज कम होगी उतना ही ज़्यादा एपेटाइट होगा आपका रिस्क लेने का। बिकॉज ये एक मार्केट रिलेटेड स्कीम है जिसमें म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट होता है, और मार्केट रिलेटेड जो भी स्कीम्स होते हैं उसमें एक रिस्क फैक्टर ज़रूर रहता है। तो आपकी जितनी कम एज होगी उतना ज़्यादा एपेटाइट होगा आपका रिस्क लेने का, और आप 3 साल तक के लिए स्कीम में इन्वेस्टेड रहेंगे तो आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो ये थी कुछ ऐसी स्कीम्स जिसमें आप लॉन्ग टर्म में अगर बने रहे तो एक अच्छा अमाउंट आपके लिए इकट्ठा हो सकता है। साथ ही साथ इनमें रिस्क भी ना के बराबर है एक्सेप्ट फॉर द इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स, और साथ ही साथ आपको टैक्स बेनिफिट्स भी इसमें देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है कि आप इन स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हैं। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी सबको आंसर करने की। एंड इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ऑन, ताकि आपको आने वाले सारे अपडेट्स मिलते रहें। एंड आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वेल्दी पेरेंटहुड बाय कार्तिक।